गुड इवनिंग, नमस्कार। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ग्रह गोचर की बात हम करते हैं हर गुरुवार को, वीरवार को, और ग्रह गोचर इस समय कोई बहुत अधिक अच्छा नहीं चल रहा। मंगल और शनि की जो युति है अंगारक दोष बनाकर बैठी है और उसका व्यापक प्रभाव हमारे आसपास हो रहा है। उसी को चर्चा में लाएंगे। मुकेश मखीजा जी, राम राम। शर्मा रमन जी, हार्दिक स्वागत है। और जो लोग इस समय लाइव में जुड़ गए हैं, ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए अगर आपको सही मिल रहा है। मैं भी इसको चेक कर लेता हूं। जसवंत सिंह जी जुड़े हुए हैं, पंकज शर्मा है, प्रेम है, शेखर सूरी है, समीर महेंद्रू, आप सबका स्वागत है। जय भोलेनाथ। जसवंत सिंह पुली 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 अच्छा, पुली वो जो पुली घूमती है। हाँ, हम बहुत पुलियां बेचते हैं हम लोग। आर के मौर्य जी, राम राम। जसवंत सिंह पुली जी, हर हर महादेव। हमने बहुत पुलियां बेची हैं और 36 इंची की 5D वाली भी बेची है। 36 5D जो राइस शैलर की मोटर को लगती है, वो भी मैंने बेची है। और 1B 2B की छोटी भी बेची है आज भी बेचते हैं। रजत वैद्य जी, राम राम। ऑडियो और वीडियो आपको लगभग क्लियर है? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस समय जुड़े हैं। अपने अपने प्रोफाइल पे आप इसको शेयर भी कीजिए। राजवीर सिंह जी, स्वागत है। वेलोसिटी क्रिकेट, हार्दिक स्वागत। अश्विनी शर्मा जी, राम राम। नरोत्तम गहलोत, जय श्री बालाजी। कृष्ण भटनागर जी, नमस्कार। आइए आइए, थोड़ी ऑडियंस इकट्ठी होती है, फिर शुरू करते हैं हमारा आज का लाइव। संजू बजाज जी, राम राम, स्वागत है आपका। आज फिर यहाँ पे मौसम तो बदल गया। पंजाब में, लुधियाना में तो बारिश हो रही है। एकदम गर्मी हो गई थी, आधी बाजू के कपड़े निकल आए थे। आज फिर हम लोगों ने अपने आप को लपेटा हुआ है। सीमा शर्मा जी, स्वागत है। शिव शंकर अग्रवाल जी, सुरेश कालिया जी, नरोत्तम कुमार गहलोत जी दोबारा आ गए हैं। तरुण मेहता जी, मोनिका शर्मा, हार्दिक स्वागत। आप सबका स्वागत है। अश्विनी शर्मा जी लिख रहे हैं कॉफी पी रहा है भैया। हाँ बिल्कुल अश्विनी भैया, अब 1 घंटे का लाइव करूंगा तो अपनी एनर्जी तो इसी में है, दूसरी एनर्जी तो बंद है भैया। पंकज पाठक जी, राम राम। रमा ढल जी, राम राम। राजीव कुमार जी, जय श्री राम। तन्वी कर्मेश जी, जय माता दी। धवन मीनू जी, चैतन्य सोनी जी, शगुन अरोड़ा जी, सबका स्वागत है। विशाल शर्मा जी, युवराज ढिल्लो, नरोत्तम गहलोत, 3 3 4 4 बार क्या लिख रहे हो अनीश व्यास, जय श्री बालाजी। लीजिए, इधर कॉफी चाय खत्म हो गई है, उधर 52 हो गए, यानी कि मिनिमम 50 हमारी ऑडियंस रहनी चाहिए।
शुरू करेंगे अब अपना कार्यक्रम। हरमल जैसल जी, संजय शर्मा जी, पूर्णिमा रजत जैन जी, इकबाल सिंह जी नमस्कार, जसवंत सिंह पुली जी, नीलकंठ सेवा समिति लुधियाना से जसवंत सिंह जी धन्यवाद, सविता गुप्ता जी, गिरीश कुमार जी, हेमंत प्राशर जी और श्वेता बेदी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो ग्रह गोचर के बारे में आज भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है, और जो जो लोग साथ साथ जुड़ते जाएंगे उन सबका मैं स्वागत करता हूं। एडवोकेट अमित जी, राजेश शर्मा जी। इस समय आकाश मंडल में जबरदस्त तरीके से काल सर्प योग की स्थिति है, और उस काल सर्प योग में जहां वृष राशि से लेकर वृश्चिक राशि के एक बगल में सारे ग्रह हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे आ रहा है। और सबसे ज्यादा इस समय ग्रहों का जो प्रभाव है वो आ रहा है मकर राशि में। 10 नंबर जिनकी राशि है मकर, क्योंकि मकर राशि में मंगल के साथ शनि भी है, शुक्र भी है और बुध भी है। मंगल, शनि, शुक्र और बुध ये इस समय मकर राशि में है। ये कोई बहुत अच्छा शुभ योग नहीं है, क्योंकि इन चारों के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। मंगल और शनि का मिलना अपने आप में एक भयंकर अंगारक दोष बन जाता है, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि आ जाए तो समझ लीजिए कि वो अनियंत्रित होगा। उसे रोकना, उसके प्रवाह को, उसके तेज को रोकना भी अनियंत्रित हो जाता है। इसी के प्रभाव से हमने देखा है कि हम रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध देख पा रहे हैं, मंगल और शनि का भयंकर अंगारक दोष, उसके ऊपर राहु की दृष्टि। इस अंगारक दोष में, या यूं कहिए इस मकर राशि में जो भी ग्रह जाता है उस पर राहु की विशाली दृष्टि आ जाती है। और यहां अकेले मंगल और शनि नहीं है, शुक्र भी है और बुध भी है। तो 4 ग्रहों का योग है इस समय मकर राशि में। कल तक यहां चंद्रमा भी थे, तो पंचग्रही योग बना हुआ था, जिसको बहुत ही खराब योग कहेंगे, क्योंकि उसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में बहुत आ रहा है लोगों के, क्योंकि हमारा तो रोज लोगों के साथ पर्सनल वास्ता रहता है, और आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो भी तनावपूर्ण हुआ पड़ा है। व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे लोगों की विदेश यात्राएं ही रुक गई हैं, विदेश यात्राएं ही रुक गई हैं। विवाह के मुहूर्त इस समय बंद है, क्योंकि उधर बृहस्पति भी अस्त है। शुभ कार्य इस समय रुक चुके हुए हैं। गुरु ग्रह डाउन होने के कारण जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ओल्ड एज है, जिनकी जैसे हम 85, 90, 95 बोल देते हैं, उनकी आयु के लिए भी ये समय जो है इतना शुभ नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी अस्त है। कुंभ राशि में गुरु ग्रह अस्त है और सूर्य के साथ उनकी युति है, तो सूर्य के नजदीक होने के कारण बृहस्पति अस्त का प्रभाव दे रहे हैं। मकर राशि के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि मंगल, शनि, शुक्र और बुध ये सभी ग्रह मकर राशि में राहु की दृष्टि में है, और राहु स्वयं वृष राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है। जहां जहां राहु और केतु की स्थिति होती है वहां वहां भी परेशानी आ जाती है। तो इस समय वृश्चिक और वृषभ राशि आपके लगन के अनुसार कुंडली के जिस भाव में आएगी वहां पर भी चिंता का विषय बनेगा। तो ये गोचर जो है इतना शुभ नहीं है कि मैं आपको यहां से कोई पॉजिटिव बात बता सकूं। काल सर्प दोष का अपना प्रभाव है, अस्त गुरु है, शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है, शुभ कार्यों में भी रुकावट आ गई है। कमल शर्मा जी स्वागत है, दरगेश शर्मा जी स्वागत है, नीलिमा बांसल जी स्वागत है, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी जन्म तिथि यहां कमेंट लाइन में डाल रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो विषय है वो आज का गोचर है।
इसलिए जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डाल रहे हैं वो नंबर नोट कर रहे हैं व्हाट्सएप का 9872065786। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप में जाएंगे तो आप अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हैं। यहां पे वो सिस्टम बंद है। ठीक है, तो दोस्तों ये समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जिन जिन लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो लगभग रुकावट में आ गए हैं। पिछले एक हफ्ते में मुझे बहुत सारी कॉल समझ लें या व्हाट्सएप कॉल समझ लें या मैसेजेस समझ लें, जो क्लाइंट्स हैं उनके मैसेज आए कि उनकी विदेश यात्राओं के ऊपर बहुत सारा इसका बुरा प्रभाव आ गया है। क्योंकि हम लोग तो ग्रह चाल देखते हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों दूषित प्रभाव में हैं, इसलिए विदेश यात्राओं का भी जो योग होता है इन दोनों ग्रहों से बनता है। चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा का रोल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन गुरु और शुक्र के दूषित प्रभाव में आ जाने से अचानक बहुत से क्लाइंट्स के मुझे कॉल आए हैं कि हमारा जो कई लोगों को इतने स्वेयर कॉल नहीं है कि बना हुआ काम रुक गया है। रिफ्यूजल्स या रिजेक्शंस या स्टे या मतलब डिले, कुछ ना कुछ होता जा रहा है उनके साथ। हालांकि युद्ध के कारण हो सकता है पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रभाव आ रहा हो इसका, फ्लाइट्स के जो रास्ते होते हैं, एयर स्पेस होता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव आ रहा होता है। पर ग्रहों की जो चाल है उससे ये सारी चीजें आपको बतानी बहुत अधिक संभव हो जाती हैं। राहु की दृष्टि मंगल, शनि और शुक्र पे है। इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष के लिए रहते हैं। जैसे आजकल मकर राशि में है तो वो 2.5 वर्ष के लिए रहेंगे। मंगल 40 से 50 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। घूमते घूमते मंगल और शनि तो साल में एक बार मिल जाते हैं। लेकिन जिस वर्ष में इस अंगारक दोष पर राहु की दृष्टि आ जाती है उस वर्ष कुछ ना कुछ अवश्य ऐसी घटनाएं घटती हैं। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, रुचि रखते हैं इस सब्जेक्ट में, वो नोट कर लीजिए, जब जब राहु ग्रह वृषभ राशि में आया है, 18 साल बाद आता है, जब जब राहु ग्रह वृषभ राशि में आया है तब तब संसार में इतनी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, युद्ध, कुछ ना कुछ ऐसे अग्निकांड, कुछ ना कुछ गड़बड़ें हुई हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये जो समय है इससे 18 वर्ष पीछे जाएंगे तो राहु वृष राशि में होगा, उससे 18 वर्ष पीछे जाएंगे तो राहु वृष राशि में होगा। तो 2 राशियों में राहु का गोचर दुनिया में हलचल पैदा किया है, जो हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट इसको स्टडी किया है। एक तो वृषभ राशि में और एक अगला भी मेष राशि में भी, क्योंकि मंगल के घर में राहु जाने वाले हैं। इनकी डेट्स भी मैं आपको बताता हूं। बुध और गुरु मिलने वाले हैं। अब ये जो मंगल, शुक्र, शनि के साथ बुध भी हैं। बुध ग्रह 6 मार्च को मंगल और शनि के इस जो कहते हैं ना मेला लगा हुआ है ग्रहों का, वहां से निकल जाएंगे। वो बुध ग्रह अब अगली राशि में चले जाएंगे जहां पर बृहस्पति है, कुंभ राशि में। तो नोट कर लीजिए, बुध और बृहस्पति का मिलना शुभ नहीं होता। बुध ग्रह बृहस्पति को और भी मिट्टी कर देता है। इसको कोहड़ी योग बोला गया है। कोड़ी, जिसकी स्किन खराब हो जाती है ना, कोड़ी योग बोला गया है ज्योतिष शास्त्र में, कि बृहस्पति के ऊपर और भी अधिक बुरा प्रभाव आने वाला है। क्योंकि बुध तो चला जाएगा शनि की राशि में, कुंभ में, उसका मित्र ही है, लेकिन बृहस्पति के साथ बुध की बनती नहीं है। और जितना ये खेल हम समझते हैं हाथ की रेखाओं का, मस्तक की रेखाओं का या कुंडली की रेखाओं का, ये सारी लड़ाई बुध और बृहस्पति की है। तो ये किस्मत और परिश्रम की लड़ाई है, बुद्धि और भाग्य की लड़ाई है। बुध अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है
और बृहस्पति भाग्य देने वाला, आशीर्वाद देने वाला ग्रह है। यहां पर 6 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, नोट करते जाइए ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, 6 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक बुध और गुरु का जो मेल है कुंभ राशि में, वो बृहस्पति को और भी कमजोर कर देगा। और दूसरी तरफ ये बृहस्पति जो है ये 24 मार्च तक अस्त भी रहेंगे, यानी कि 6 मार्च के बाद बृहस्पति में और भी अधिक कमजोरी आ जाएगी। तो थोड़ा हम सबको ध्यान से रहना पड़ेगा। गुरु ग्रह अभी कुंभ राशि में है, हालांकि कमजोर है काफी, 6 मार्च के बाद और भी कमजोर हो जाएंगे। 12 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे, तब जाकर शांति आएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए, पिछले कई लाइव में आपको मैं ये बात दोहराता आ रहा हूं। 12 अप्रैल को बृहस्पति जब मीन राशि में जाएंगे तो वो भी गोचर 1 साल 1 महीने का होता है एक राशि में, यानी कि 12 खानों को क्रॉस कर लिया बृहस्पति ने, तो 12.5 साल बाद बृहस्पति अब अपनी राशि में मीन में आने वाले हैं। तारीख है पंचांग के अनुसार 12 अप्रैल 2022। तब जाकर ये जो सारे हालात बिगड़े हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति जब अपने घर में आ जाएंगे, संसार को आशीर्वाद देने के काबिल हो जाएंगे, बुजुर्गों का, संतों का, महात्माओं का, गुरुओं का बृहद हस्त मिलेगा हमें आशीर्वाद का, क्योंकि गुरु बृहस्पति धर्म का ग्रह माना गया है। तब जाकर बृहस्पति की स्थिति में सुधार होगा। इस बीच बृहस्पति संबंधित चीजों में मंदी भी आ सकती है, कमजोरी भी आ सकती है, सेहत में, सांस में खराबी भी आ सकती है, क्योंकि सारा ध्यान युद्ध की तरफ है इस समय मीडिया का। यहां पर भी दोबारा वायरस का प्रभाव बढ़ सकता है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह सांस लेने के कारक भी होते हैं। हमारे फेफड़ों में, जिसको चौथा घर बोला जाता है, अगर कोई शक्ति हमें जिंदा रखती है तो बृहस्पति है। इसीलिए 4 नंबर में गुरु उच्च माने जाते हैं। तो ये 4 नंबर हाउस होता है जो हमारी फेफड़ों का होता है। यहां जब ऑक्सीजन होती है बृहस्पति के रूप में तो उच्च होती है, तो इंसान जिंदा रहता है। तो वो इस समय खराब है। 6 मार्च के बाद बुध और बृहस्पति की जोड़ी साधु को बनाएगी कोड़ी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। थोड़ा उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जिन लोगों का धनु लगन और मीन लगन है, क्योंकि लगन का स्वामी ही बृहस्पति परेशानी में आया हुआ है। ऐसे ही जिन लोगों का मेष लगन और वृश्चिक लगन है, क्योंकि ये मंगल के लगन है, वो शनि के अंगारक दोष के कारण अपसेट चल रहे हैं। ऐसे ही जिनका मकर लगन और कुंभ लगन है, वो स्वयं शनि के लगन है, मंगल और शनि का अंगारक दोष है, तो उन लगन वालों के ऊपर भी बुरा प्रभाव आ रहा है। इनके साथ शुक्र के ऊपर भी राहु की दृष्टि है, तो वृषभ लगन और तुला लगन वाले, बुध भी फंसा हुआ है मिथुन लगन और कन्या लगन वाले। तो लगभग 2 ग्रह होते हैं, चंद्रमा और सूर्य, जिनकी एक एक राशि है। कर्क राशि होती है चंद्रमा की, सिंह राशि होती है सूर्य की। चंद्रमा बचते बचाते निकल जाते हैं, क्योंकि हर 2.25 दिन में एक राशि में जाते हैं। वहां अगर मित्र ग्रह मिल गए तो शुभ योग बना देते हैं, शत्रु ग्रह मिल गए तो अशुभ योग बना देते हैं। जैसे अभी 2 दिन में वो चंद्र राहु के साथ रहे हैं, तो अमावस्या लगी रही है, आज प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष की, तो चंद्रमा बच बचाकर कई बार निकल जाते हैं। तो कर्क लगन वाले होते तो सबसे ज्यादा मूडी है और मूड स्विंग होता है उनका, सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, क्योंकि कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान भी वही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कभी शनि के साथ आ जाते हैं 2 दिन तो शत्रु ग्रह, कभी केतु के साथ आ जाते हैं तो शत्रु ग्रह, कभी राहु के साथ आ जाते हैं तो शत्रु ग्रह, कभी वृश्चिक राशि में जाकर नीच आ जाते हैं तो शत्रु ग्रह, कभी कभी अपने लगन से ही 6ठे या 8वें घर में चले जाते हैं तो परेशानी। तो ये कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा की फास्ट मूवमेंट जो है, वो जहां पर वरदान है कि वो काल सर्प दोष से जल्दी निकल जाते हैं और उनके बाकी 15 दिन अच्छे निकल जाते हैं,
वहां पर जब जब वो शत्रु ग्रहों के साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस, सबसे ज्यादा क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा कर्क लगन वालों पे आता है। और दूसरी एक राशि है सिंह राशि, जिसके स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव की जो गति है वो 30 डेज की है, एक राशि में 30 दिन की। इस समय सूर्यदेव कुंभ राशि में है, याद रख लीजिए। पिछले 30 दिन सूर्य भी मकर राशि में ही थे, जब सूर्य और शनि इकट्ठे थे, जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, चुनाव पड़ रहे थे। और अभी सूर्य कुंभ राशि में ही है, वो भी शनि का घर है। शनि और सूर्य की जग जाहिर है आपस में बनती नहीं है, इसलिए यहां पर सूर्य महाराज भी अपनी पूरी पावर में नहीं है, शक्ति उनकी क्षीण है। इसीलिए अगर ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर पूरी तरह से सूर्य की जो धूप है उसमें ब्राइटनेस नहीं है। आज भी जहां बैठकर मैं शूटिंग कर रहा हूं, बारिश पड़ रही है। ठीक है, सूर्यदेव 14 मार्च तक 11 नंबर राशि में ही रहेंगे, कुंभ राशि में, यानी कि सूर्य की शक्ति भी उतनी ज्यादा बलवान नहीं मानी जाएगी। 14 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, जो उनके मित्र गुरु का घर है। तो जाकर सिंह लगन वालों को या सिंह राशि वालों को मजबूती महसूस होगी। 14 मार्च तक सूर्य भी अपनी पूरी पावर में नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ब्रह्मांड की 12 राशियां या 12 के 12 लगन, क्योंकि मेरा संबंध लगन के साथ है, मैं ज्यादा लगन से ही प्रेडिक्शन बोलता हूं। 12 के 12 लग्न अपनी अपनी स्थिति में कहीं ना कहीं कमजोर है। जो लोग लेट आए इसको दोबारा समझ लीजिए। मेष और वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल, वो शनि के साथ हैं, इसलिए मंगल और शनि की ये युति अंगारक दोष बना रही है। मेष और वृश्चिक वालों के लिए कमजोरी है। वृषभ और तुला लगन के स्वामी है शुक्र, वो भी अंगारक दोष में ही फंसे हुए हैं राहु की दृष्टि में, इसलिए इन वृषभ और तुला 2 लगन वालों के लिए परेशानी है। मिथुन और कन्या लगन के स्वामी है बुध, वो भी मंगल, शनि, शुक्र और बुध इस समय इकट्ठे हैं, उन पर भी राहु की दृष्टि है, तो ये भी अपनी शुभ अवस्था में नहीं है, मिथुन और कन्या वाले भी। धनु और मीन लगन के स्वामी हैं बृहस्पति, इस समय अस्त अवस्था में है और 6 मार्च के बाद और अधिक कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि बुध ग्रह बृहस्पति को खराब कर देगा जाकर। बुध और गुरु की युति शुभ नहीं होती। अगर आप लोगों की कुंडलियों में भी है, समझ लीजिए ये भी एक कंफ्यूजन भरी युति होती है अगर बुध और बृहस्पति की जोड़ी हो। मकर और कुंभ दोनों शनि की राशियां हैं, तो ये जितना हाहाकार मचा हुआ है युद्ध का, ये शनि के कारण ही मचा हुआ है, क्योंकि शनि मंगल का अंगारक दोष है जो राहु की दृष्टि में है। इसलिए मकर और कुंभ वाले, सबसे ज्यादा मकर वाले परेशान है, क्योंकि जब भी कुछ भी नई हलचल होती है मकर में होती है। जब भी कोई ग्रह घूमकर मकर में जाता है शनि के साथ, तो राहु की दृष्टि में आ जाता है। सबसे ज्यादा परेशान इस समय मकर लग्न वाले हैं, उनके जीवन में पूर्ण उथल पुथल है, क्योंकि मेरे संबंध में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे वाकिफ हैं और मकर लगन है, उनके जीवन में आजकल बहुत ज्यादा अपसेटनेस है। और रह गए करक और सिंह, आपको मैंने बता दिया है। करक लगन वालों के लिए जहां चंद्रमा उनके लिए बचाव कर देता है, आज जैसे ही गोचर को मैं अभी चेक कर देता हूं, मेरे हाथ में ही है। हाँ देखिए, अभी चंद्रमा मीन राशि में आ गए हैं आज, कल क्योंकि सूर्य के साथ थे, जिसको अमावस्या योग कहा जाता है। अब चंद्रमा मीन राशि में है, 2.25 दिन शुभ रहेंगे करक लगन वाले। फिर मेष में चले जाएंगे, फिर उनको ठीक महसूस होगा 2.25 दिन। फिर जब राहु के साथ मिल जाएंगे 2.25 दिन, तो चंद्र ग्रहण योग बन जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2.25 दिन बाद मिथुन, करक, सिंह, कन्या, तुला, इन 4-5 राशियों में घूमेंगे 10-12 दिन, तो ठीक रहेंगे। जैसे ही फिर केतु के साथ चंद्रमा मिलेगा वृश्चिक राशि में, नीच भी हो जाएगा, ग्रहण दोष में भी आ जाएगा, अपसेट होता जाएगा।
इसलिए कर्क लगन वालों का परेशानी का सबब चंद्रमा की लंबी छोटी चाल है। और सूर्य महाराज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि सूर्य और बृहस्पति दोनों शनि के घर में है, कुंभ राशि में है, इसलिए सूर्य भी अपनी पूरी पावर में नहीं है। तो अब क्या बचा, टॉपिक को मैं बंद ही कर देता हूँ आज सारे कार्यक्रम को, क्योंकि सभी तो राशियां खराब है। बीच में मैं भी हूँ वृश्चिक लगन, आप लोग का भी है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, डेट्स आपको बता देता हूं। बीच में कई लोग लिख रहे हैं कि ये चीजें ठीक कब होंगी और हालात कब सुधरेंगे, तो आप चीजें नोट कर लीजिए। आपको गोचर की डेट्स मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली डेट नोट कर लीजिए, ये जो हाहाकार है अंगारक दोष की, शनि और मंगल के योग की। मंगल ग्रह जब शनि से अलग होगा, मंगल ग्रह जब शनि से अलग होगा, कब होगा? 7 अप्रैल को शनि मंगल अलग होंगे, तो अंगारक दोष टूट जाएगा। तो ये जितनी हाहाकार है, लगभग 7 अप्रैल तक बहुत अधिक परेशानी देती जाएगी। पूरा मार्च का महीना है, बच के रहना पड़ेगा हम सबको। सूर्यदेव के विषय में मैंने बता ही दिया है आपको। 14 मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य सिंह राशि के स्वामी है, तो सिंह वालों के लिए बहुत बढ़िया योग आएगा। कब? जब सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के घर में जाएंगे मीन राशि में 30 दिन के लिए। उसके अगले 30 दिन सूर्य मेष राशि में, जिसको अप्रैल कहते हैं, उच्च हो जाएंगे। तो अगले 60 दिन लगभग सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए संतोषजनक रहेंगे, क्योंकि होंगे ये सब कुछ कालसर्प योग के अंदर। इसका मतलब ये है कि सोने के पिंजरे में कैद होंगे, सोने के पिंजरे में। खाली माहौल सा बदलेगा, बस प्राप्ति कुछ नहीं होगी, समझिए। इंटरनल कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली है। इसलिए क्योंकि कालसर्प दोष जब तक लगा रहेगा, तब तक ये चीजें ठीक नहीं होने वाली। शुक्र ग्रह जो है 31 मार्च तक मकर में ही है, यानी कि वो अंगारक दोष में ही रहेंगे 31 मार्च तक। जिनका वृषभ और तुला लगन है, या जो लोग राशियों से कंसिडर करते हैं, वो भी देख सकते हैं, मैं लगन से ही बोलता हूं हमेशा। 31 मार्च तक शुक्र ग्रह भी मंगल शनि के अंगारक दोष में फंसे हुए हैं। 6 मार्च तक बुध ग्रह अंगारक दोष में फंसे हुए हैं। 6 मार्च तक बुध ग्रह, जिनका मिथुन और कन्या लगन है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। 28 अप्रैल तक, अब ये लंबी एक छलांग है, 28 अप्रैल तक शनि ग्रह जो हैं वो मकर राशि में ही रहेंगे। 28 अप्रैल को शनि मकर से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे। तो 2 राशियां होती शनिदेव की, मकर और कुंभ। ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है मूल त्रिकोण राशि जो है, मोस्ट फेवरेट राशि जो है, वो शनिदेव की कुंभ राशि है, मकर राशि नहीं है। मकर को अगर आप साइन में देखेंगे तो मगरमच्छ कहा गया है, कुंभ को शुभ कलश कहा गया है। मगरमच्छ के विषय में आपने उदाहरण तो सुनी होगी, लोकोक्ति है, कहावत है, मगरमच्छ के आंसू, समझ गए। इसलिए यहां पर शनि का बिहेव भी वैसा ही होता है। कुंभ में जाकर कहा जाता है कि शनि कलश में है, शुभ माने जाएंगे। और यह भी नोट कर लीजिए, 28 अप्रैल को शनिदेव जब कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो धनु जिनकी राशि है उनकी 7.5 पूर्ण हो जाएगी, यानी कि 60 के 7.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उनको बड़ी राहत मिलेगी जिनकी धनु राशि है, ठीक है। लेकिन जिनकी मीन राशि है, चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, अब यहां लगन की बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर 60 का पहला पहर शुरू हो जाएगा, यानी कि पहले 2.5 साल धनु वालों के पैरों से उतर जाएगी और मीन राशि वालों के सर पे आ जाएगी शनिदेव की 7.5। किस दिन? 28 अप्रैल 2022 को। तो मीन राशि वाले अब जरा थोड़े तगड़े हो जाए, शनिदेव की परीक्षा का समय आ गया है। 3 ढाइये, यानी कि 3 बार 2.5 साल का सेट होता है, तो 7.5 साल पूरे होते हैं। इसे शनिदेव की 7.5 कहा गया है। और कहते हैं अगर शनिदेव के बनाए हुए नियमों कानूनों का पालन करें, स्वच्छता, शुद्धता, सच्चाई, सफाई,
ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो 60 सती के 7.5 सालों में पूर्व जन्मों के जितने भी हमारे दोष होते हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, क्लेश होते हैं, वो कट जाते हैं अगर शनिदेव जो इंसाफ का तराजू लेकर बैठे हैं, अगर उसकी कसौटी में हम खरे उतर जाएं तो पितृदोष कटता है। 60 सती में कुछ लोग परेशान होते हैं, कईयों को रोग निकल आता है, कईयों के एक्सीडेंट होते हैं, कईयों के कारखाने बंद हो जाते हैं, कईयों का जेवर बिक जाता है, कईयों के घर बिक जाते हैं। वो पूर्व जन्म के दोष की सजा, ये न्यायिक प्रक्रिया होती है शनिदेव की। शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश बनाया था महादेव ने, भोलेनाथ ने, शंकर भगवान ने। तो 7.5 के 7.5 साल स्वयं शंकर जी ने भी भुगते हैं, ये भी समझ लीजिए। ऐसी शिव पुराण की कथा है कि शंकर महाराज ने शनिदेव को जब ये वरदान दे दिया कि आप ही कलयुग के अब न्यायाधीश हो, चाहे देव हो, दैत्य हो, मानव हो, कोई भी प्राणी हो, सब पर आपका अब कानून लागू होगा, बीच में मैं भी होऊंगा। तो जब शंकर भगवान, ऐसी कथा है भाई, मैं कथा सुनाने लगा हूं आपको, प्रभु की बात है, को जब 7.5 का योग आया तो शंकर जी ने कहा कि मैंने ही इसको ये शक्ति दी है, पर मुझे अब इसका पालन करना पड़ेगा, तभी संसार में ये एक उदाहरण बनेगी। तो शंकर जी एक हाथी के मस्तक में जाकर प्रवेश कर गए अदृश्य रूप में। हाथी ने कहा कि शंकर महाराज आप यहां कहां आ गए? कहते भाई मैं 7.5 है मेरे ऊपर, मैं शनि देव से बचकर यहां शरण ले रहा हूं तुम्हारे पास। हाथी ने कहा तो एक शर्त है प्रभु, मैं तब आपको स्थान दूंगा अपने मस्तक में जब आप एक वरदान दो मुझे। शंकर जी ने कहा कि भैया मांग लो जो मांगना है, अब तो उधर से शनिदेव ढूंढ रहे हैं मुझे। तो हाथी ने कहा कि मुझे आपका पुत्र बनना है। ध्यान से सुन लीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपका पुत्र हो जाऊं। शिव ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, तुम 4 पाए की योनि में हो, मैं 2 पाए की योनि में हूं, तुम संसारी हो, मैं अकाल हूं, तो ये तो संभव नहीं है। तो हाथी बच्चों की तरह जिद पे आ गया, कहता नहीं प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए, अगर मेरे मस्तक में आपने स्थान लेना है, नहीं तो मैं ही शनिदेव को बता दूंगा यहां बैठे हुए हैं, मैं तो मरूंगा, आपके लिए भी विपदा खड़ी हो जाएगी। ये उदाहरण होते हैं, प्रभु अपने ऊपर लेकर बताते हैं। तो शिव जी ने उसको वरदान दे दिया कि चलिए कुछ ऐसी युक्ति की जाएगी जिससे हाथी को शिव का पुत्र माना जाएगा। गणेश जी की कथा आप सब जानते ही हैं, वो ऊपर गणेश जी सितार बजा रहे हैं, उनको गौरी और शंकर का पुत्र माना जाता है। कथा में किस प्रकार उनके मस्तक का परिवर्तन किया था शिव ने, ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि कल परसों तो शिवरात्रि निकली है। अभी शिव जी की कथा तो सारा संसार जानता है, यहां तक कि यूक्रेन के राजदूत ने भी कहा था कि आज महाशिवरात्रि है, संसार में मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि शंकर भगवान इस युद्ध को रोकें। तो सारा संसार जानता है शिव जी को। दुनिया में कहीं भी खुदाई होती है ना दुनिया में, तो वहां से नीचे शंकर भगवान का रूप निकलता है, शिवलिंग। इसलिए आज भी हम लोग जब अपने संगठन में बैठते हैं, ज्योतिषियों के या ब्राह्मणों के, पुजारियों के, तो मैं उन्हें अवश्य सलाह देता हूं कि जब भी हम भूमि पूजन करते हैं, धरती पूजन करते हैं, तो छोटा सा चाहे 4 इंच के साइज का हो, काले रंग के पत्थर का शंकर भगवान का रूप शिवलिंग मिल जाता है। ईशान कोण में भूमि पूजन के समय जब हम कलश डालते हैं, नारियल डालते हैं, 2 सर्प डालते हैं चांदी के, पंच अमृत डालते हैं, नव रतन डालते हैं, तो एक छोटा सा शिवलिंग भी ईशान कोण शंकर भगवान का स्थान होता है। वहां पर भूमि पूजन के समय अपने प्लॉट, दुकान, घर, जहां पर भी आप शुद्ध कॉर्नर निकालते हैं, वहां पर अवश्य
भूमि को अर्पित कर दिया कीजिए, ताकि 100 साल, 200 साल, 500 साल जब भी खुदाई हो तो वहां से यह शिवलिंग निकलेगा और दुनिया कहेगी ये किसी भारतीय का घर है, किसी सनातनी का स्थान है, यहां शंकर भगवान रहते हैं। इसलिए ये एक नियम बनाना चाहिए, जो पुजारी वर्ग जो हमारे हैं, जो भूमि पूजन करवाते हैं, जब भी भूमि पूजन करवाएं, ईशान कोण में शंकर भगवान का रूप भी ईशान कोण में रखना चाहिए, ताकि संसार में ये अगले हजारों वर्षों के लिए भूमि सनातनियों की हो जाएगी, याद रख लीजिए। तो कथा कहीं की कहीं निकल गई है। शनिदेव की 7.5 धनु राशि वालों पर पूर्ण हो रही है। 28 अप्रैल को मीन राशि पर शुरू हो रही है, यानी कि मीन राशि पर हो जाएगा अब पहला ढैया। उसके बाद कुंभ 11 नंबर राशि पर है, दूसरा ढैया, पहले से दूसरा हो जाएगा, और मकर राशि पर तीसरा ढैया हो जाएगा। कहते हैं तीसरा ढैया शुभ होता है अगर शनिदेव की जो शर्तें हैं वो मान ली जाए। समझ गए? ये ना हो कि इधर नीलम पहन लिया, दूसरे हाथ से रिश्वत ले रहे हैं, तो वही नीलम फांसी के फंदे तक, जेल की सलाखों तक, जज साहब तक, कोर्ट कचहरी तक वही शनि का नीलम लेके जाता है, चाहे उच्च का शनि पड़ा हो जन्म पत्री में। याद रख लीजिए, अगर शनिदेव की जो स्वच्छता, सच्चाई, ईमानदारी की शर्त को ना माना जाए, उच्च का शनि नीलम धारण करके अपने आप को कोई राजा महाराजा ना समझे, वही लेके जाता है सलाखों के पीछे। फिर ये शनिदेव की शर्त है। इसी तरह शनिदेव का ढैया भी लगता है, जिसको फास्ट ट्रैक अदालत कहा जाता है। इस समय मिथुन राशि और तुला राशि वालों पर शनिदेव का सिंगल ढैया चल रहा है, जो कि 28 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा, और फिर ये ढैया शुरू हो जाएगा कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों पर, सिंगल ढैया। याद रख लीजिए, एक होता है 7.5 साल का पीरियड, एक होता है सिंगल ढैया। मिथुन राशि और तुला राशि वालों के लिए अब ढैया समाप्ति का समय आ रहा है 28 अप्रैल, लेकिन कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों पर ढैया शुरू हो जाएगा। जब मैं राशि शब्द इस्तेमाल करता हूं तो ये चंद्र राशि है, यहां मैं लगन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो 28 अप्रैल की तारीख आप बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मकर राशि में से शनिदेव निकलकर अपनी प्रिय राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि। इसके बाद है देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय कुंभ राशि में ही है। 13 अप्रैल को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 12 वर्ष के बाद गुरु ग्रह अपने घर में आएंगे, तब जाकर बृहस्पति की वस्तुओं में बहुत तेजी आएगी, याद रख लीजिए, ठीक है? विशेषकर बृहस्पति की वस्तुओं में गोल्ड देखा जाता है, सोना। तो हो सकता है सोना जो है अनियंत्रित रूप से महंगा हो जाए। हालांकि मैं तो ये समझता हूं कि अभी भी 6 अप्रैल से, जब 6 मार्च से बृहस्पति और बुध मिलकर गुरु ग्रह कमजोर हो जाएंगे, उधर युद्ध की स्थिति थोड़ी नरम पड़ेगी, तो बृहस्पति की चीजों में मंदी आएगी, सांस संबंधित रोग फिर से जागेंगे। लेकिन यही बृहस्पति जब मीन में चले गए, तो फिर गोल्ड का जो रेट होगा वो भी आसमान पार करेगा। इसको भी आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है? और जो लोग पूछ रहे हैं कि युद्ध की संभावनाएं, युद्ध कब कम होगा, युद्ध सारा मंगल और शनि के प्रभाव से बना हुआ है। मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो 7 अप्रैल को ठीक होनी है। इसलिए पूरा मार्च का महीना, अगर ये जो तेजी जो है बम वर्षा की कम भी हो जाएगी, लेकिन एक नए तरीके से लॉबिंग होगी पूरी दुनिया में। अब नए तरीके से ग्रुप्स बनेंगे, तो वो ग्रुपबाजी जो है, अभी चाहे बम वर्षा तो रुक जाए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में मंगल जाने वाले हैं, श्रवण नक्षत्र में, ठीक है? कब जाएंगे? 13 तारीख को, 13 मार्च को श्रवण नक्षत्र में मंगल जाने वाले हैं, जो शनिदेव का ही नक्षत्र है। तो हो सकता है 13 मार्च के आसपास ये चीजें रुक जाए, परंतु 7 अप्रैल तक संसार का ग्रुपिज्म बनेगा। 7 अप्रैल को मंगल और शनि जब अलग अलग हो जाएंगे, तो इन बड़े बड़े जो अपने आप को संसार के ठेकेदार कहते हैं देश, उनका तनाव कम होगा।
लेकिन इससे एक शिक्षा मिली है इस यूक्रेन वाले सिस्टम से कि अगर हमारा जो पड़ोसी है वो बलवान हो, धनवान हो, तो किसी तीसरे मोहल्ले के बदमाश के कहने पे अपने पड़ोसी के साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए। वो जब तक वो तीसरे मोहल्ले वाला आ रहा हूं, चल पड़ा हूं, निकल पड़ा हूं, जरूर आऊंगा मैं, ये करता है, तब तक तो यूक्रेन जैसे देश का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए थोड़ा इस बात को हमें सीख लेना चाहिए, विशेषकर हमारे पड़ोसी को सीख लेना चाहिए, पाकिस्तान को, कि वो भी इन्हीं लोगों की शह के ऊपर पंगेबाजी लेता है हमारे साथ, लेकिन समझेगा, चलो बढ़िया रहेगा। अच्छा जी, श्रवण नक्षत्र की बात मैंने की थी कि 13 मार्च से लेकर 29 मार्च तक मंगल ग्रह श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। शनि का ही राशि है, शनि का ही नक्षत्र है, और महंगाई जो है वो शनि की आइटम्स की वो भी अनियंत्रित हो जाएगी 12 मार्च से, जिसमें हर प्रकार के खाद्य तेल आएंगे, एडिबल ऑयल्स, ईंधन, गैस, चमड़े की चीजें, लोहा, तेल, कंस्ट्रक्शन की चीजें, हार्डवेयर की चीजें, ये शनि की चीजें हैं सारी। तो शनि के नक्षत्र में, शनि की ही राशि में, श्रवण नक्षत्र में मंगल आएंगे 13 मार्च से 29 मार्च तक एकदम ये शनि की चीजें भी अनियंत्रित हो जाएंगी। चलिए, विदेश यात्राओं की रुकावट मैंने आपको बता दी है, बृहस्पति के कारण है। काल सर्प दोष अभी परेशान करेगा। 11 मार्च को राहु के बगल से जब चंद्रमा निकलेगा तो थोड़ा काल सर्प दोष का प्रभाव कम होगा। और जितना ज्यादा इफेक्ट इस समय हम लोगों को मिल रहा है वो मकर राशि में मिल रहा है, क्योंकि मकर में ही ये अंगारक दोष है, मकर पर ही राहु की दृष्टि है। तो हमारे अपनी अपनी कुंडलियों में जहां जहां पर 10 नंबर राशि लिखी होगी वहां पर हमें थोड़ा सा संभल कर और सावधान होकर रहना चाहिए। शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको बताने लगा, बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में, आज इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं, शॉर्ट वर्ड्स में, कि अगर हमारा मेष लगन है तो 10 नंबर दशम स्थान में ही आ जाएगा। नौकरी का वो स्थान होता है, व्यापार का स्थान होता है, पिता का घर होता है, सरकार का घर होता है, थोड़ा सा संभल कर रहे। ये अंगारक दोष जो 7 अप्रैल तक है आपके मेष लगन वालों के दशम स्थान को पीड़ित कर रहा है। जो वृषभ लगन वाले लोग हैं उनके भाग्य स्थान को पीड़ित कर रहा है। धार्मिक यात्रा करते हुए भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि 9वां घर जो होता है वो धार्मिक यात्रा, धर्म संबंधित कार्य हमारे भाग्य का होता है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि धर्म स्थल पर जाकर धक्का मुक्की हुई, या गाड़ियां एक्सीडेंट हुए, या पहाड़ फिसल गए, ऐसे होता है। तो ये वृषभ लगन वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। भाग्य अभी ढीला रहेगा जब तक मंगल 7 अप्रैल को वहां से निकल नहीं जाते। मिथुन लगन को थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को संभाल कर रखना है, क्योंकि मृत्यु स्थान में अष्टम भाव में मंगल शनि का अंगारक दोष है, राहु की दृष्टि है। इसलिए कोई भी क्रियाकलाप करे तो अपने गुरुओं से, बुजुर्गों से, माता पिता से सलाह करके करे, पासा उल्टा पड़ने वाला है। कर्क लगन की बात करें तो वो 7 नंबर आपका जो भाव है कुंडली का, जिसको पेट का भी घर कहते हैं, लोअर एब्डोमेन का भी घर कहते हैं, पति स्थान भी कहते हैं, विवाह स्थान भी कहते हैं, इसलिए वहां पर अंगारक दोष का प्रभाव आ रहा है। जीवन साथी की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए शुभ नहीं है। जिन बच्चों की एंगेजमेंट्स हुई है उनकी रुकावट पड़ सकती है कोई ना कोई, जिनकी अभी विवाह की डेट नहीं निकाली है लेकिन बात चल रही है, थोड़ा स्लो हो जाए। अगर तेजी करेंगे तो विवाह टूटते हैं, विवाह रुकते हैं। तो ये 7वां भाव खराब चल रहा है कर्क लगन वालों का, अपना भी ध्यान रखें, जीवन साथी का भी रखें, पार्टनर्स का भी, ज्वाइंट वेंचर भी अभी खराब होने की संभावना है। सिंह लगन वालों के 6ठे घर में ये मंगल शनि का अंगारक दोष चल रहा है। रोग, शत्रु, कर्जे का घर है। यहां पर एक फायदा होता है कि शत्रु का तो नाश हो सकता है, लेकिन अपने शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, नाभि से नीचे के रोग लगते हैं। थोड़ा सा सिंह लगन वालों को सतर्क रहना चाहिए। कन्या लगन वालों के लिए पंचम स्थान में ये अंगारक दोष का प्रभाव रहेगा। पंचम स्थान का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये त्रिकोण का एक हिस्सा है। इसको संतान का घर भी कहा जाता है, एजुकेशन का भी घर कहा जाता है, प्रेम संबंधों का भी घर कहा जाता है, और सडन गेन, अचानक लॉटरी का भी घर कहा जाता है। तो अपनी अपनी आयु के हिसाब से आप देखिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन में जैसे रुकावट आ सकती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ गई है। और अगर आप नवविवाहित हैं तो संतान संबंधी कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम रहेगी जब तक शनि और मंगल
इकट्ठे हो जाएं। वैसे भी अगर किसी की कुंडली में मंगल नीच हो या पंचम भाव में दूषित हो तो उनके लिए कंसीव करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। मंगल के उपाय के बिना उनके घर में बेबी नहीं हो पाता, क्योंकि ये ब्लीडिंग का प्लैनेट है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। और लव अफेयर तो खराब होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि अंगारक दोष तो होता ही लड़ाई झगड़े, ऊपर से राहु की दृष्टि शक पैदा करती है रिश्तों में। अब बात करेंगे तुला लगन की, जिनके चतुर्थ भाव में मंगल और शनि का ये दोष है। चौथे भाव को वाहन का घर कहते हैं। ड्राइविंग ध्यान से करिएगा, क्योंकि शनि और मंगल मिले हुए हैं। शनि लोहा होता है, मंगल ब्लड होता है, इसलिए यहां पर चोट, ऑपरेशन, एक्सीडेंट का खतरा तुला लगन को सबसे ज्यादा है। मां की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों चीजों को संभल कर प्रयोग कीजिएगा। कोई सौदा करना, कोई क्रय विक्रय करना, कोई ड्राइव करना। वृश्चिक, 8 नंबर लगन वालों के तीसरे भाव में शनि और मंगल का दोष चल रहा है। तीसरे भाव को पराक्रम स्थान, डिसीजन हाउस, हाउस ऑफ यंगर ब्रदर्स, अपने दोस्तों का घर कहा जाता है, इसलिए परेशानी आ सकती है। भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तीसरे घर का अगर खराब योग मिल जाए तो किसी के लिए गारंटी नहीं भरनी चाहिए, खुद के ऊपर ही भारी पड़ जाती है। तो वृश्चिक लगन वालों को पराक्रम यानी कि डिसीजन लेते हुए भी शांति रखनी चाहिए। जो होता है होने दीजिए, उसको निकलने दीजिए। 8 अप्रैल तक कम से कम आपके ही लगन का स्वामी मंगल शनि के साथ मिला हुआ है। जितनी शांति रखेंगे, जितना दिमाग को लो टेंडेंसी में ले आएंगे, लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे, आराम से रहेंगे, पीछे रहेंगे, उतना ही बचकर निकल जाएंगे। जितना आगे आगे आएंगे, आक्रामक रूप दिखाएंगे, अग्रेसिवनेस दिखाएंगे वृश्चिक लगन वाले, उतना ही उलझेंगे, फंसेंगे, परेशान भी होंगे। क्योंकि ये पक्की बात बता रहा हूं, मेरा वृश्चिक लगन ही है। धनु लगन की बात कर रहे हैं तो सेकंड हाउस में ये अंगारक दोष है। सेकंड हाउस में जब भी अंगारक दोष आए तो मुख में छाले होते हैं, मुख के इस हिस्से पर चोट लगने की संभावना, मिर्ची लगने जैसा लगता रहता है किसी भी बात पे। और धन वाणी का ये स्थान होता है, धन की भी हानि हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान से, किसी को उधार मत दें। अगर किसी से उधार लेना है 8 अप्रैल तक बात ना करें, मना कर देगा, नहीं तो शांति से निकलने दें। मकर लगन की बात करें तो उनके लगन में ही ये सारा खेल है। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई मुझे मिलता है, अपनी कुंडली दिखाता है, मुझे व्हाट्सएप भेजता है, मुझे अपने परेशानियों के बारे में बताता है, वो है मकर लगन वाले। क्योंकि लगन को हम कहते हैं पूरी पर्सनैलिटी, हेड टू टोज। तो यहां पर मकर लगन वालों के लिए अच्छा समय नहीं है। शनि देव की आपको भक्ति करनी चाहिए, मां कालिका की भक्ति करनी चाहिए, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो देवों के भी देव हैं। क्योंकि आपके लगन के स्वामी शनि है। श्याम वर्ण के कारण मां कालिका और शंकर भगवान के साथ आपका नाता बनना चाहिए, तब जाकर बचाव की स्थिति रहेगी। मंगल की चीजों तो आपको डोनेट करते रहना चाहिए, राहु की चीजें डोनेट करते रहना चाहिए। कुंभ लगन की बात करें तो 12 नंबर आपका जो भाव है, यानी कि 12वें भाव में शनि मंगल का ये अंगारक दोष है। 12वां भाव बड़ा खतरनाक होता है। इसी से देखते हैं हॉस्पिटल की यात्रा, जेल की यात्रा, लीगल प्रॉब्लम्स, कानूनी अड़चने, मुसीबतें पड़ना 12वें भाव से देखा जाता है। तो कुंभ लगन वालों थोड़ा सा सावधान रहिए। मंगल और शनि का अंगारक दोष आपके 12वें भाव में है। ज्यादा 12वें भाव से यात्रा जो विदेश की होती है वो भी देखते हैं। और बहुत सारे लोगों की अगर रुकावट पड़ी है विदेश यात्रा में तो वो ज्यादा 11 नंबर लगन वाले मुझे मिले हैं, क्योंकि 12वें घर में उनके दोष आ गया है। मीन लगन की बात करें, अंतिम लगन होता है आपके खाना नंबर 11, आय, लाभ और यश, इनकम और प्रमोशन के हाउस में ये अंगारक दोष है। 8 अप्रैल तक ये चलेगा, इसलिए आय की कोई संभावना नहीं है, लाभ की ज्यादा संभावना नहीं है, प्रमोशन की भी ज्यादा संभावना नहीं है। जहां पर है वहीं अपने आप को मेंटेन करें, वहीं संतुष्टि रखें, वहीं अपने आप को शांत करके रखें और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। ये मंगल और शनि का अंगारक दोष है, इस पर राहु की दृष्टि है। इनकमिंग, प्रमोशंस और कुछ फेवर में होना चांसेस नहीं है। तो दोस्तों ये सारा खेल अंगारक दोष का है। शनि और मंगल मिले हुए हैं, उस पर राहु की दृष्टि है, इसलिए अपना अपना ध्यान रखें। राहु ग्रह जो है वो लगभग, चाहे मैं हूं चाहे आप, हम सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राहु ग्रह का कलर होता है रॉयल ब्लू, नील वाला नीला रंग। ब्लू में बहुत सारे रंग आते हैं, लोग मुझे पूछते रहते हैं। नेवी ब्लू जो होता है ब्लैकिश सा हो जाता है,
वो शनि देव का होता है। रॉयल ब्लू जो होता है, जो नील कपड़ों को देते हैं, नील वाला नीला रंग, वो राहु ग्रह का रंग होता है, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज राहु का असर हमारी ऑरा में आ जाता है, उसके प्रभाव से हमें बचना चाहिए। और जो हमारे लगन है और उसकी त्रिकोण के मित्र हैं, उनके प्रभाव को बढ़ा लेना चाहिए। ये दो लगन की श्रेणी है, देव लगन और दैत्य लगन। जितने देव लगन के लोग हैं लगभग वो मेरे लाइव सुन सुन के अब ये समझ भी चुके हैं। देव लगन के ग्रुप में आता है बृहस्पति, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। यहां पर पीला, लाल, सफेद, केसरी ये रंग प्रयोग करने चाहिए देव लगन वालों को। और दैत्य श्रेणी के लगन में आता है बुध, शुक्र, शनि। 3 ग्रह आते हैं दैत्य श्रेणी में, जिसमें बुध का हरा, शनिदेव का काला और शुक्र का क्रीम रंग। शुक्र का क्रीम रंग यूज करना चाहिए दैत्य श्रेणी के लोगों को, और रेड, येलो, व्हाइट, मैरून देव श्रेणी के लोगों को। तो उससे क्या होता है, अपनी ऑरा स्ट्रांग रहती है। अगर जैसे मान लीजिए आप मुझे ही देखें, आज मैंने शायद मिलिट्री शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन फैमिली का शेड है। तो मेरा तो वृश्चिक लगन है, मेरे लिए ये ग्रीन फैमिली या शनि की ये नीचे ब्लैक या नेवी आपको दिख रही होगी, ये दूसरे ग्रुप के कलर्स हैं। लेकिन कभी कभी मैं पहनता हूं जब मेरी आज छुट्टी है, पर अपनी ऑरा डिस्टर्ब नहीं होने देते हम। कैसे, ये देखिए कितना बड़ा रूबी है, इसको सूर्य का रतन कहते हैं, रूबी। ठीक है, ये उसका ये प्योर रूबी है, ये पुखराज है, ये मूंगा है, ये मोती है। इसका मतलब क्या हो गया, पीला, लाल, सफेद रंग का प्रभाव बढ़ाकर रखते हैं हम लोग। सूर्य देव की शक्ति को बढ़ाने के लिए रूबी पहना, माणिक, और ये भी माणिक है। इसलिए जेम्स के थ्रू अपनी एनर्जी को कैच करना चाहिए, चाहे हमें दूसरे ग्रुप के कलर के कपड़ों में हो, फिर भी जेम थेरेपी हमारी सहायता करती रहती है। लेकिन राहु और केतु के 2 जेम्स भी होते हैं, गोमेद और लहसुनिया, नहीं धारण करने चाहिए। बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने देखी है, पिछले 20 साल में मैंने देखा है, जिन जिन लोगों के हाथों में गोमेद और लहसुनिया रहा, उन लोगों की जो नेचर है वही बड़ी खराब हो जाती है धीरे धीरे, और वो जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। अपनी जिद के कारण अपने बातों को मनवा कर किसी न किसी तरह जोड़ तोड़ कर काम पूरे करते रहते हैं, कोई ना कोई ट्रिकबाजी लगाते रहते हैं और कहते हैं ये सूट कर रहा है, लेकिन एक दिन वो उलझा देता है उनको। इसलिए राहु का रॉयल ब्लू कलर और केतु का कलर भी मैं बता देता हूं, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर, कॉफी शेड का। तो इन 2 कलर से बचना चाहिए, विशेषकर राहु से, क्योंकि केतु को मोक्ष का दाता भी कहा गया है, केतु को पुत्र संतान का कारक भी कहा गया है, केतु को तो जो तिकोनी ध्वजा भी कहा गया, जो तरक्की पैदा करती है। इसलिए केतु के विषय में यहां बात नहीं करूंगा मैं। रॉयल ब्लू कलर होता है राहु ग्रह का, नील वाला नीला। उस रंग के कपड़े, टॉवल, बेडशीट, जैकेट्स प्रयास कीजिए ना पहनिए, क्योंकि दूसरे ब्लू पहन सकते हैं, स्काई ब्लू पहन सकते हैं, मॉप पहन सकते हैं, नेवी पहन सकते हैं, लाइट पहन सकते हैं। रॉयल जो है वो राहु का प्रभाव बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये था लगभग आज जो गोचर का समय चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने क्या नोट किया था, हाँ मैंने नोट किया था 10 मार्च 2022 का प्रश्न लगन। 10 मार्च का इसलिए नोट किया था कि मुझे बहुत व्हाट्सएप भरा पड़ा है मेरा कि 10 मार्च को पंजाब में जो इलेक्शंस हैं उनका रिजल्ट आने वाला है, उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो पंजाब का इलेक्शन रिजल्ट पी अक्षर आता है पंजाब का, कन्या राशि पड़ती है। लेकिन जब 10 मार्च का प्रश्न लगाते हैं तो चंद्रमा देखते हैं किस राशि में होगा। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि पूछने वाला कोई भी नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास, किसी का टाइम नहीं, किसी का प्लेस नहीं है, कोई भी नहीं है पूछने वाला, लेकिन प्रश्न आ रहा है बार बार। ठीक है, तो 10 मार्च 2022 को गोचर का चंद्रमा कहाँ है ये देखिएगा, आपको मैं सिखाता हूं कैसे निकालेंगे। चंद्रमा है उस दिन 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मेष राशि में। 8:30 बजे शुरू हो जाएगी ये काउंटिंग, 10 बजे तक तो है मेष राशि में, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है चंद्रमा वृष राशि में। लगभग 12 बजे तक सारा सिनेरियो साफ हो जाता है। तो जिन 2 लगन का प्रभाव आएगा
वृषभ और मेष, इन दो राशियों का प्रभाव आएगा प्रश्न लगन के अनुसार। चंद्रमा उस दिन क्योंकि वृषभ राशि में है, वृष राशि का प्रभाव आएगा 10 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक, क्योंकि 2.25 घंटे बाद लगन बदलता है। 8:30 से 10 बजे तक मेष का प्रभाव रहेगा। इसका मतलब यह है कि मेष और वृष राशि में से ये जो प्रभाव हमें प्राप्त होगा पंजाब के चुनावों का। मेष राशि के अक्षर आते हैं च, ल, अ, अंग्रेजी का ए होता है। वृष राशि के अक्षर आते हैं ई, ए, ओ, वी, उसमें भी आ गया। तो इन दोनों का कॉमन निकला यार ए। ध्यान से समझ लीजिए, 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ए अक्षर प्रभावशाली रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी का नाम है, चाहे वो किसी कैंडिडेट का नाम है। मैं यहां बैठकर किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया है, ब्लेम और क्लेम दोनों के नोटिस आ जाते हैं भैया, कि पहले डिस्क्लेमर चलाना पड़ता है सबको, चाहे वो फिल्म बनाते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम करते हैं, कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ए अक्षर कॉमन रूप से सुबह 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर को 10 मार्च 2022 को अधिक प्रभावशाली रहेगा। इसमें कैंडिडेट ए अक्षर वाले, पार्टी नेम ए अक्षर वाला प्रभावशाली रहेंगे। और ये अब 12 बजे के बाद डिस्कस करेंगे 10 मार्च को कि कौन ए अक्षर है, पार्टी नेम, अलायंस नेम, और कौन ए अक्षर है जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। 10 मार्च 2022 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ए अक्षर वालों का प्रभाव रहेगा। चलिए समाप्ति। तो ये चीजें आज मैंने अपने लाइव में टॉपिक बनाया हुआ था। आइए, आज के लाइव का समय ज्यादा नहीं हुआ, बत्तीस शेयर किए हैं आपने, 112 लाइक्स किए हैं और 148 कमेंट आए हैं, और लाइव का समय हो गया 58 मिनट, वही लगभग एक घंटा पूरा हो ही गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर कौर गिल जी, थोड़ी आपसे बातें कर लेते हैं। नेहा ने लिख दिया है आम आदमी पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लेता नेहा, नोटिस आ जाएगा। दीपक जैन, रेणुका राज, कमल चावला, आप सबका स्वागत है। इंद्रजीत सिंह जी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं, यहां मैं कोई टेवा नहीं देख पाऊंगा। इंद्रजीत जी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9872065786। इस नंबर पे अगर आपको जन्म पत्रियां दिखानी है तो प्रोफेशनल मेरी कंसल्टेंसी रहती है। व्हाट्सएप कीजिए अपने बच्चे का नाम, डेट, टाइम और प्लेस, जो भी आपका क्वेश्चन है, छोटा सा वॉइस मैसेज बना दीजिए। यहां पर मैं जन्म पत्री नहीं देखता हूं, ठीक है। यहां पे जर्नल अगर किसी ने कोई बात पूछनी है पूछ सकते हैं, राशि के बारे में, लगन के बारे में। एडवोकेट सुनील जी नमस्कार। सलगोत्रा शिवानी जी ने भी भेजी है, आपको भी मेरा मैसेज मिल गया होगा कि मैं यहाँ जन्म पत्री नहीं देखता हूँ। इंद्रजीत सिंह ने फिर भेज दिया है, मैं यहाँ जन्म पत्री नहीं देखता हूँ। सुनील डोगरा जी राम राम। शिवानी ने दोबारा भेज दिया है, इंद्रजीत ने भी दोबारा भेज दिया है, नहीं 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 देखता हूँ मैं जन्म पत्री। नेहा चड्डा कहती है पंडित जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ भविष्य 100% होंगी ना भाई, मैं नहीं कहता, ठीक है। शिवानी ने फिर भेज दिया अपना डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों को पता नहीं जान, आपके कान बंद है या आप सुनाई नहीं दे रहा। मैं जब भी ये शो शुरू किया मैंने बोला कि यहाँ जन्म पत्रियां मैं नहीं देख रहा हूँ। एक शिवानी है, एक इंद्रजीत जी है, वो बार बार भेज रहे हैं। राम राम जी। चैतन्य सोनी जी, उपाय क्या करें पंडित जी? उपाय होता है भैया अपनी अपनी कुंडली का, ठीक है ना। टिंकू जी, रोहित लेखी जी, तानी जी, राधे राधे। श्वेता ने पूछा चंद्र नीच के उपाय। चंद्र अगर आपका शुभ है तो व्हाइट चीजें यूज कीजिए। शिव शंकर जी कहते हैं मेरा रुपया अटका हुआ है, कुंडली चेक करवाइए। वीना कुमार जी, नीलम शर्मा जी, कुंदन पाभा जी, सब। गगन डंग जी कहते ए पार्टी ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारक। ये 10 मार्च को देखेंगे भैया, मैंने किसी को मुबारक नहीं दी है। विजय वशिष्ठ जी धन्यवाद। सलगोत्रा शिवानी ने फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। भाई 53 लोग देख रहे हैं, इस सलगोत्रा शिवानी जी को आप लोग जादू की जफ्फी भी भेजिए और मुन्ना भाई वाला फूल भी भेजिए, शायद इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है। बार बार अपनी डेट भेज रही हैं, किसी मोनिका की डेट भेज रही हैं।
इनको आप जादू की जप्फी भेजिए और गुलाब के फूल भेजिए यहीं से। शिवानी नाम है इनका और किसी मोनिका की डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुंडली नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है। शिव शंकर अग्रवाल जी कह रहे हैं कुंडली आपके पास है, मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है। ऐसे मुझे नहीं पता लगता, मुझे दिन में कम से कम 200 से 300 व्हाट्सएप आते हैं। जिन लोगों की पेमेंट आती है उनको हम अलग से रख लेते हैं। मदन लाल जी राम राम। शिव शंकर जी को मैंने बता दिया है। रोहित लेखी जी कह रहे हैं बीजेपी बेनिफिट में है। ये सब बातें 12 मार्च को 10 मार्च को पता चली जाएंगी। जीत जायसवाल जी जय श्री राम। शिवानी जी ने अब ओके लिखा है, कम से कम 15 बार बोलने के बाद सलगोत्रा शिवानी को मेरी बात समझ आई है। श्वेता बेदी जी कह रहे हैं मंगल गुरु इन 6th हाउस इन वृश्चिक राशि। आप अपना लगन देखिए कौन सा है। अगर तो दोनों मंगल गुरु लगन के मित्र हैं तो इनको स्ट्रांग कीजिए, अगर एंटी हैं तो इनके दान कीजिए। अश्विनी गुप्ता जी जय श्री राम। आर कौर गिल जी ने लिखा शिवानी जी प्लीज यूज व्हाट्सएप नंबर। सुनील दाता जी श्री राम जय श्री राम। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस समय लाइव में जुड़े, धन्यवाद है आपका। अनिल शर्मा जी राम राम। और जो लोग अपनी जन्म पत्रियां अब यहां लिखना शुरू कर दिया है, जिन लोगों ने अपने लगन लिख दिया है, पर्सनल बात अगर आपने यहां से लिखनी शुरू कर दी है तो मुझे यहां से अब प्रस्थान ले लेना चाहिए। ठीक है। शिव शंकर जी ने पूछा करीब 2 महीने पहले आपने देखा था कुंडली, क्या फिर से वही प्रोसेस करना होगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग हमें फीस पे करते हैं, कुंडली दिखाते हैं, हम उनको पूरा उनका बायोडाटा जो निकल के आता है, कौन से गुड कलर हैं, कौन से एंटी कलर हैं, कौन से स्टोन्स हैं, कौन सी पूजा, सारा भेज देते हैं। वो 1 टाइम होती है, 2 महीने नहीं, 2 दिन बाद भी अगर आप दोबारा कुंडली दिखाना चाहेंगे तो सेम प्रोसेस, सेम फीस आपको पे करनी पड़ेगी। 2 महीने तो बहुत बड़ी बात है। 2 महीने में तो मैं कई कुंडलियों में से निकल जाता हूं, क्योंकि आपको आपकी फीस की पूरी मेहनत करके हम आपको भेज देते हैं। उसका प्रिंट आउट निकालिए, इतना लंबा निकलेगा, और उसको अपना डेली रूटीन में यूज कीजिए। जो लोग छोटे छोटे उपाय करने लग जाते हैं, जेमस्टोन धारण कर लेते हैं, कुंडली का कोई दोष होता है, कईयों में पितृ दोष होता है, कईयों में काल सर्प दोष होता है, कईयों में अंगारक दोष होता है, उसको ठीक नहीं करवाते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है आपके शहरों में। ठीक है। अपने अपने पुरोहितों से आप लोग बात करते हैं, कोई 20,000 मांगता है, कोई 10,000, कोई 5,000। अगर पितृदोष या सर्प दोष या कोई भी ऐसा दोष अगर मैं आपको बताऊं कुंडली में है, वो करवाने के बाद जेम्स थेरेपी में जाइएगा। अदरवाइज आपको मेरे बताए हुए उपायों का भी कोई लाभ नहीं होगा। इससे ज्यादा ओपनली ब्लंट और खुलकर मैं नहीं बोल सकता हूं। ठीक है। क्योंकि वो बाकी रूटीन तो करने लगे थे, जो मीठी मीठी गोलियां होती हैं, जो बड़ा ऑपरेशन होता है, उससे बचने का प्रयास करने वाले जो लोग हैं, वो चाहे 2 महीने करें, 6 महीने करें, उनको ज्यादा रेमेडीज का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको पूरा नहीं किया। वो आपको हो सकता है, आप जब पता करते हैं अपने अपने एरियाज में, कॉस्टली लगता हो तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो आपको मेरे से जो रेमेडीज पूछते हैं उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसको मैं ओपनली आपको बता रहा हूं। ठीक है। भरत मरवाहा राम राम। रानी कंडा, सनी कंडा राम राम। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज का जो लाइव था, ये समझ लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशनल लाइव था कि आजकल के जो ग्रह गोचर हैं, कैसा चल रहा है, उसका कैसा इफेक्ट हम लोगों के जीवन पे आ रहा है। और प्रयास कीजिए अपने जो जीवन की दिनचर्या है उसको थोड़ा सा परिवर्तन में लाइए, परिवर्तन में। ठीक है। तो उसको परिवर्तन जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे ये अंगारक दोष है, तो लगभग सभी को शांति में रहना चाहिए, शांति में, तेजी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। उससे ही आपको इफेक्ट मिलना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैं सारी दुनिया को कहता फिरूं आपका फलाना ग्रह खराब है, अब ये रतन पहन लो, आपका काल सर्प दशा, ये सब कुछ करने के बाद भी गोचर तो चलेगा ना। गोचर को जब हम देखते हैं तो हमें अपने माइंड को उसी तरह कन्वर्ट करना चाहिए। और जब हम इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, अगर आप वो बुक पढ़ेंगे
अगर इस सिस्टम को हम सीख जाएंगे, इसी को साधु और संतों ने ध्यान लगाना कहा है, मॉडर्न युग में इसी का नाम मेडिटेशन हो गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना या अपने आप को साधने की प्रक्रिया में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है। और जैसे मैं स्वयं हूं, मेरा वृश्चिक लगन है, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा भारी समय चल रहा है इस समय, क्योंकि वृश्चिक लगन में ही केतु चल रहा है। वृश्चिक लगन का स्वामी ही मंगल है जो अंगारक दोष में है, यही मंगल अग्नि का कारक है जो शनि के साथ मिला हुआ है। तो अग्रेसिवनेस कम करनी पड़ेगी, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी साधना में रहना पड़ेगा। आपकी कुंडलियों में कोई दोष है, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, तो उसके आपको वैदिक रेमेडीज में जाना पड़ेगा। जैसे अभी कल परसों ही करवा के हटे हैं सर्प दोष का शांति का उपाय, अब दोबारा करवाएंगे पूर्णिमा को। नोट कर लीजिए, जिनकी कुंडलियों में पितृदोष या सर्प दोष है, पूर्णिमा आ रही है, होली का दिन, फागुन पूर्णिमा को दोबारा आपकी कुंडलियों के बेसिक दोष है उनकी रेमेडीज करवाएंगे। उसके बाद अगर मैं आपको कह दूं शनिदेव को तेल चढ़ाइए या हनुमान जी को झंडा चढ़ाइए या माता को नारियल, तो वो असर करने हैं। या मैं आपको कह दूं ये रंग पहनिए, ये रतन पहनिए, तो वो असर करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। चाहे एक बार की जगह 50 बार किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाइए। कुंडली को ठीक करने का यही तरीका है, जैसे शरीर को ठीक करने का होता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भैया किडनी का ऑपरेशन होगा, हार्ट की बाईपास सर्जरी होगी, तो पहले वो करवानी पड़ेगी ना, उसके बाद छोटी छोटी दवाइयां गोलियां रूटीन में काम आनी है। लोग क्या कहते हैं, अरे हार्ट की बाईपास ये तो 2.5 लाख है, वो 10-20 रुपए वाली गोली खानी शुरू कर दूंगे, नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप छोड़ दीजिए, समझ गए। तो ओपनली यहां बैठकर बताना मेरा काम है, ताकि आप लोगों को अगर यूज करना है इस सिस्टम को, जिसको कलर थेरेपी कहते हैं, एनर्जी थेरेपी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज कहते हैं, तो समझ से यूज कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। अदरवाइज इसको एक फन से सुन लिया कीजिए, एक रोचक इंफॉर्मेशन के तौर पे सुन लिया कीजिए, समझ गए। रेमेडीज में मत पड़ा कीजिए जो लोग पूरी रेमेडीज नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने यहां बताना भी बंद कर दिया है, नहीं तो हर थर्सडे ऑनलाइन में फ्री एस्ट्रोलॉजी कर रहा था पिछले 2-3 साल से। यहां पे कुंडलियां देख रहा था मैं हर वीरवार को, मोबाइल फोन भी चला रहे थे, फोनो फ्रेंड भी ले रहे थे, तो मैं उपाय बता देता था। लोग आधा अधूरा उपाय करके अगली बार फिर कॉल मिला देते हैं, वो मैंने किया था जी, हुआ नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों का जो थिंकिंग सेंस है वो कहीं और अटका हुआ है। हम लोगों ने तो अपनी रेमेडीज बतानी है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। सो अगर आपको प्रॉपर रेमेडीज करनी है, अपनी कुंडली की जानकारी चाहिए, तो प्रोसेस मेरा वही है। नंबर है मेरा 9872065786। इस पे भी कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम हो, डेट हो, टाइम हो, प्लेस हो, और छोटा सा शॉर्ट सा वॉइस मैसेज बना दीजिए जो आपकी क्वेरी हो। और जो पेड होती हैं उनको फिर हम एक साइड पे निकाल के उनको 1 बाय 1 आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी देता हुआ आपसे आज्ञा ले रहा हूं। जय श्री राम, नमस्कार।